हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आपकी इस यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि हरित क्रांति क्या थी, क्यों हुई, कब हुई और कौन कौन से लोग इसमें मुख्य रूप से भाग ले रहे थे, जिन्होंने अपनी अहम भूमिका से इस पूरे विश्व की, ना केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व में जो एक अनाज की समस्या थी उसको दूर करने के लिए एक अद्वितीय कार्य किया। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देर किए हरित क्रांति। ठीक, हरित क्रांति जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, हरित क्रांति। ठीक, ये है हरित क्रांति। देखिए, हरित क्रांति का शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया, सबसे पहले हम ये समझते हैं इस शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ। पहली बार प्रयोग हुआ 1968 में विलियम गॉड, है ना। विलियम गॉड ये एक अमेरिकी पत्रकार थे, उन्होंने इसका प्रयोग किया। ठीक, विलियम गॉड, इन्होंने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग किसने पहली बार किया? विलियम गॉड ने। अधिकतर पूछा जाता है, इसलिए आपको बता रही हूँ कि हरित क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग किया विलियम गॉड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। अभी भारत की बात नहीं हो रही, अभी पूरे क्योंकि वैश्विक स्तर पे इसमें कार्य किया गया। तो पहले विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट बोरलॉग। यहां लिख देती हूं, अर्नेस्ट बोरलॉग। ठीक है, इनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ये विश्व की बात है, विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ठीक है, इनका पूरा नाम मैं लिख देती हूँ, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ठीक, ये व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको शुरू किया। ठीक है, तो क्या जरूरत थी बोरलॉग को इस हरित क्रांति को शुरू करने की? थोड़ा सा इसको समझते हैं। ठीक है, एक बार मैं रब करती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। जो गेहूं होता है, इस हरित क्रांति में मुख्य रूप से गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा, ये सारी फसलें थी। लेकिन इस हरित क्रांति का लाभ ये और बात है कि गेहूं, मुख्य रूप से गेहूं को और चावल को ही मिला। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि क्या जो बोरलॉग हैं उनकी थ्योरी क्या थी, थोड़ा सा ये समझिए। ठीक है, बोरलॉग के अनुसार क्या था, मैं पहले बताती हूँ फिर समझाऊंगी कि क्या रीजन थे। देखिए, जो पहले खेती की जाती थी, गेहूं, ये मान लीजिए गेहूं है। ठीक है, गेहूं है, तो गेहूं की जो लंबाई थी ना वो बहुत ज्यादा थी। जो इसके स्टेम है इनकी लंबाई बहुत ज्यादा थी। और क्या होता था, जब हवा चलती थी, ठीक है, तो ये अपने वजन के कारण नीचे झुक जाते थे। ठीक है, ये नीचे झुक जाते थे ऐसे। ठीक, तो अपने वेट से ही ये नीचे झुक जाते थे। ठीक, इसके कारण जो गेहूं की फसल है वो बहुत अच्छी नहीं होती थी। ठीक, गेहूं के जो तने थे वो अपने ही वजन के कारण, लंबाई ज्यादा होने के कारण, अपने ही वजन के कारण नीचे गिर जाते थे। बोरलॉग जो हैं उन्होंने इस समस्या का निराकरण करने के लिए एक नॉर्मन 10 नाम का जापानी एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने नॉर्मन 10 नाम के जीन के ऊपर रिसर्च किया था। जो बोनेपन का एक रिसर्च जीन था, उसके ऊपर रिसर्च किया। बोरलॉग ने क्या किया कि उस बोनेपन का जो नॉर्मन 10 नाम का जीन था बोनेपन का, उसके साथ, ठीक है, उस पर रिसर्च कर उस पर अध्ययन करके क्या किया, उस पर रिसर्च किया, अध्ययन किया और गेहूं के बीजों की क्या नई प्रजातियां बनाई। अध्ययन करके गेहूं के बीजों की, है ना, क्या बनाई, नई प्रजातियां बना दी। ठीक, सिटिकेल वगैरह जैसे आप पढ़ेंगे तो वो प्रजातियां इन्होंने प्रजातियां बनाई। अब उससे क्या हुआ, इसको बनाने से क्या हुआ, पहले मैंने जैसे बताया कि गेहूं की जो ये लंबी होती थी पत्तियां और वो तने, जो तने हैं वो झुक जाते थे हवा के कारण।
आगे चलकर क्या हुआ, ये तने थोड़े छोटे हो गए, ठीक है, ये जो स्टेम है ये छोटा हो गया, और जो जो, जो इनकी पत्तियां थी वो चौड़ी होंगी तो वो झुकती नहीं थी, वो खड़ी रहती थी, स्ट्रेट खड़ी रहती थी, और उस पर जो फोटोसिंथेसिस हो रहा था, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया हो रही थी वो प्रॉपर हो पाती थी, ठीक है। अभी यहाँ पर लगने वाला समय, मान लीजिए गेहूं को पकने में कितना समय लगता है, गेहूं को पकने में मान के चलते हैं हम यहाँ पर कि पूरे गेहूं को पक कर तैयार होने में लगभग 1 साल का समय लग रहा था, और वहां पर जब इस तरह की प्रजातियां आई तो उस समय में ये गेहूं को पकने में 6 महीने का मान के चलते हैं हम फर्क हो गया। तो आप समझिए कि एक जगह पूरा 1 साल लगता है, पूरे 12 महीने लग जाते हैं, और उसमें भी फसल क्या है बहुत थोड़ी होती है, क्योंकि जो गेहूं की जो तने हैं वो गिर जाते थे तो काफी सारी फसल खराब हो जाती थी। यहाँ पर जब इन्होंने बौनेपन के जीन के अध्ययन किया और उसके रिसर्च के बाद उन्होंने गेहूं की नई प्रजातियां बनाई, गेहूं के बीजों की नई प्रजातियां बनाई, जिसको क्या बोला गया, हाई ईल्ड वेराइटी, HYV, है ना, हाई ईल्ड वेराइटी, यानी उन्नत उन्नत बीज बनाए, ठीक है, उन्नत बीज बनाए। इन बीजों के माध्यम से क्या होने लगा, गेहूं को जो जो फसल 1 साल में, ये एक एग्जांपल दे रही हूं मैं, कि जो फसल को बनने में 1 साल का समय लगता था, वहां वो फसल 6 महीने में पक कर तैयार हो जाती थी, उसका जो मैच्योरिटी टाइम था वो कम हो गया। तो एक ही समय में क्या होता था कि 1 साल जहां लगता था वहां 6 महीने लगने लगे, तो एक ही खेत में 2 बार खेती की जा सकेगी। इससे क्या हुआ कि उत्पादन बढ़ गया, ठीक है, उत्पादन बढ़ गया। तो इसलिए बोरलॉग जो है उनको विश्व में क्या बोला गया, विश्व में हरित क्रांति का जनक माना गया। इसके बाद इनके बोरलॉग की सहायता से MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन, ये भारत के हैं, ठीक है, भारतीय हैं। इनको इनको क्या बोला गया, भारत में हरित क्रांति का जनक बोला, भारत में हरित क्रांति का जनक बताया। अब क्यों इनको बताया, अब हम ये भी समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि विश्व में क्यों समझा गया इनको, उसके पीछे की आपको हिस्ट्री बता दी। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना गया, ठीक है, समझ लीजिए पूरी बात, तो इजी हो जाएगा आपको लिखना आंसर, ठीक है। बोरलॉग की सहायता से स्वामीनाथन, इन्हीं की रिसर्च अध्ययन क्षेत्र, जो इनकी जो लेबोरेटरी थी जहां पर ये रिसर्च करते थे, उनके साथ थे भारतीय MS स्वामीनाथन, ठीक है। इनको अभी, इनका निधन अभी 2 साल पहले ही हुआ है, मतलब 23 के आसपास, और इनको भारत रत्न भी दिया गया, इसी कार्य के लिए इनको भारत रत्न भी दिया गया है, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इन्होंने बोरलॉग की सहायता से वहां से उन्नत बीज मंगवाए, ठीक है, कि हम यहाँ पर भारत में भी इस तरह की चीजों का अध्ययन करेंगे, इसको देखेंगे कि भारत की जलवायु में ये बीज जो है वो कारगर हैं या नहीं। वहां से मंगवाया गया, बोरलॉग की सहायता से MS स्वामीनाथन उन बीजों को भारत लेकर आए और एक अध्ययन किया उसको, और जब भारत की जलवायु में इसको उगा कर देखा गया तो पाया गया कि जो मेच्योरिटी लेवल, मैंने अभी आपको बताया कि मेच्योरिटी टाइम था, वो टाइम क्या हो गया, कम हो गया। अभी जो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता था उसको कम कर हो गया, और भारत में ये हाई ईल्ड वैरायटी वाले सीड पूरी तरह से कामयाब हुए, ठीक है। लेकिन अभी इसमें एक दिक्कत ये थी कि MS स्वामीनाथन लेकर तो आ गए, पर इसको बढ़ावा देने के लिए क्या, जब तक सरकार साथ नहीं देगी वो अकेले इसको बढ़ा नहीं सकते थे, ठीक है। तो उसमें देखिए, आप देखिए, इसको मैं साफ करती हूँ फिर बताती हूँ। MS स्वामीनाथन इसको लेकर आ जाते हैं और भारत की जलवायु में इसका परीक्षण करते हैं कि ये यहाँ की जलवायु में कामयाब है या नहीं। कौन से, उन्नत बीज HYV, ठीक, हाई ईल्ड वेराइटी सीड्स, ठीक, इनको बोला गया हाई ईल्ड वेराइटी
वैरायटी सीड्स, ठीक है, उन्नत बीज, ठीक। इनका उन्होंने क्या किया, परीक्षण किया और पाया कि ये बीज भारत की जलवायु में आसानी से कम समय में उत्पन्न हो जाते हैं, यानी अनाज की जो पैदावार है उसको बढ़ाने में कारगर है। इन बीजों का अब देखिए क्या होता है कि उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे, जिस समय की ये बात हो रही है, यानी 1965 की मैं बात कर रही हूँ, 1965 की। तो भारत में प्रधानमंत्री कौन है उस समय, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक। लाल बहादुर शास्त्री थे, और जो खाद्य मंत्री थे, अनाज और खाद्य मंत्री जो थे वो कौन थे, चिदम्बरम सुब्रमण्यम, ठीक है, चिदम्बरम सुब्रमण्यम, ठीक है, ये थे। इन दोनों लोगों के, ये जो चिदम्बरम सुब्रमण्यम है, इनको अभी जैसे मैंने बताया कि बोरलॉग विश्व में विश्व में हरित क्रांति के जनक अर्नेस्ट बोरलॉग को कहा जाता है। एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। राजनीतिक अगर जनक माने, हम राजनीतिक हरित क्रांति जनक माने तो वो कौन है, चिदम्बरम सुब्रमण्यम। इनका योगदान ये मतलब बहुत विशेष योगदान था, जब तक, क्योंकि वो शोधकर्ता थे, उन्होंने शोध किया और पाया कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब तक सत्ता में आने के मतलब जब तक उसको परीक्षण को सरकार से अप्रूवल नहीं मिलता वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो उस समय प्रधानमंत्री से और सुब्रमण्यम जो चिदम्बरम सुब्रमण्यम है, उन्होंने उनसे बातचीत कर इस क्षेत्र में विशेष योग कार्य किया गया और पाया गया कि जो ये उन्नत बीज हैं वो पूरी तरह से भारत की जलवायु में काम करेंगे, ठीक है, इतनी बात। तो ये चिदम्बरम सुब्रमण्यम राजनीतिक हरित क्रांति जनक है, राजनीतिक पॉलिटिकल, ठीक है, अगर कभी पॉलिटिकल पूछे तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम। हरित क्रांति में भारत में कौन जनक है, स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी की हम बात कर रहे हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का उस समय आकस्मिक निधन हो जाता है ताशकंद के समझौते के दौरान। उसके बाद क्या होता है, इसी स्कीम को मतलब इस हरित क्रांति को आगे बढ़ाने में श्रीमती इंदिरा गांधी जी आगे आती हैं और इस स्कीम को आगे बढ़ाती हैं, ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ठीक, इस हरित क्रांति को फिर आगे बढ़ाती हैं। तो इन दो लोगों का, इन दो प्रधानमंत्री का विशेष योगदान है, ठीक है। एक चिदम्बरम सुब्रमण्यम उस समय कौन थे, अनाज और खाद्य मंत्री थे, और इंदिरा गांधी जी, और भारत में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का उस समय ताशकंद समझौता हो रहा था और उस समय उनका आकस्मिक निधन हो जाता है, वहां उनकी हत्या हो जाती है, जो अभी तक संदिग्ध है कि हत्या थी या क्या था, तो अभी तक उसका पता नहीं चला है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन होने के बाद इंदिरा गांधी जी ने इस हरित क्रांति के क्षेत्र में विशेष काम किया। इसको तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत आगे बढ़ाया गया, तृतीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि किस योजना के तहत इसको आगे बढ़ाया गया, तो जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति को तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लिया गया, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा हो। पूरा वीडियो देखेंगे, अच्छे से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक। आप आगे देखते हैं और क्या हुआ। देखिए, मेन जो कारण की हम बात करते हैं कि क्या कारण थे कि इतनी बड़ी क्रांति उस समय हरित क्रांति आई, तो इस कारण के पीछे जानते हैं कि क्या वजह थी। देखिए, पहले आपको बताया कि जो समय है ना 1960 से लेकर 1969 भारत में हरित क्रांति का समय है, ये तो पूरा दौर है, पूरा एक दशक है, ठीक है। और भारत में हरित क्रांति जो हुई, हरित क्रांति का समय जो है वो क्या है, 1965 टू 68, ठीक है। इस समय में हरित क्रांति भारत में हुई। जो 1969 और से 1969 तक के जो समय है वो मैं बात कर रही हूँ, वो भारत के लिए एक बहुत झकझोर देने वाला समय था।
उसका रीजन हम समझते हैं। देखिए 1960 अगर हम पहली बात करें तो यहाँ पर अकाल था, ठीक है, 1960 में। उसके बाद 1962 में भारत चाइना युद्ध होता है, भारत चीन युद्ध होता है, जिसमें भारत हार जाता है, ठीक है, भारत की हार हो जाती है, ठीक, हार होती है। इसके बाद अभी 62 हुआ ही है, 63 आते आते फिर भारत में एक बार मानसून नहीं आता है ना, यानी फिर एक बार सूखा पड़ जाता है, मानसून नहीं आता, ठीक। ये मैं कारण की बात कर रही हूं कि क्यों हरित क्रांति को, क्यों भारत में हरित क्रांति आई, ठीक है। तो मानसून नहीं आता, सूखा पड़ जाता है। अब इसके बाद एक चीज और है, इसके बाद ये हुआ 1965 में, अभी क्या है कि भारत पाक युद्ध होता है, ठीक है, भारत पाक युद्ध होता है। हालांकि इस युद्ध में, युद्ध होता है, इस युद्ध में भारत जीत जाता है, ठीक, चाइना से हारता है, लेकिन 65 का युद्ध भारत पाक के साथ जो होता है वो भारत इस पे जीत जाता है। तो ये कुछ कारण थे जिस समय में ये हरित क्रांति को बहुत ज्यादा तेजी आई, हरित क्रांति के क्षेत्र में क्रांति ला दी, हरित क्रांति को इतना बढ़ावा क्यों मिला, ये कारण थे, ठीक है। अब एक चीज और समझते हैं कि क्या है ये, क्यों शुरू किया। अब देखिए क्या होता है कि भारत पाक का युद्ध होता है, और यानी कि पहले से हम 2 बार से सूखा और अकाल जैसी समस्याओं से ग्रसित थे। उस दौरान, इसी दशक में, उस दौरान 2 बार युद्ध हो जाता है 2 देशों के साथ, तो भारत की स्थिति बहुत खराब होती है उस समय। उस समय भारत में नहीं, अमेरिका में 1954 में एक स्कीम शुरू की थी, PL 480, ठीक है, एक स्कीम है PL 480, पीस फॉर फूड, है ना। इसका ये अर्थ था, ये उन देशों को खाना देगा, इस स्कीम का, इस स्कीम के तहत उन देशों को अनाज पहुंचाया जाएगा जिन देशों में जो देश अनाज की समस्या से जूझ रहे हैं, ठीक है। उसमें पाकिस्तान, मैक्सिको जैसे बहुत सारे देश थे, लेकिन अमेरिका हमसे पैसे तो लेता था, लेकिन जो हमें गेहूं पहुंचाया जाता था, जो हमें गेहूं मिलता था, उसकी जो गुणवत्ता थी वो क्या थी, बहुत निम्न थी, ठीक है। क्योंकि अगर कोई देश हमें अनाज देगा, ठीक है, आप एक कल्पना करिए कि कोई हमें अगर अनाज देगा तो हमसे वो कुछ भी, हमारे ऊपर दबाव बना सकता है कुछ भी करवाने के लिए। ये अमेरिका की स्कीम चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से सब कुछ हो रहा था। उस समय में जब 1965 का समय होता है तो लाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति थे, ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति थे। उन्होंने क्या किया, एक शिपमेंट हमारा आना था गेहूं का। उस समय में भारत 10 मिलियन टन गेहूं अमेरिका से परचेज करता था, वहां से मंगवाता था, और उसके बदले पैसे दिए जाते थे, लेकिन फिर भी गुणवत्ता उसकी बहुत कम थी, गुणवत्ता बहुत खराब थी। इन्होंने क्या किया, वो शिपमेंट रोक लिया और हमारे ऊपर दबाव बनाया, मतलब भारत के ऊपर दबाव बनाया कि आप, पाकिस्तान युद्ध जो चल रहा है, भारत पाक युद्ध चल रहा है, भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर, लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर दबाव बनाया कि जो भारत पाकिस्तान ये युद्ध चल रहा है, इसमें पाकिस्तान को से आप मतलब हार मान लो, ठीक है। लेकिन बाद में उन्होंने ये शिपमेंट छोड़ दिया, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस समय बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर भारत पाकिस्तान के आगे कभी नहीं झुकेगा, और हमारे देशवासियों को अगर एक समय का उपवास भी रखना पड़े तो हमारे देशवासी पीछे नहीं रहेंगे, ठीक है। उसी समय में, उसी दौर में एक नारा आप लोग बहुत सुनते हैं, जय जवान जय किसान। उसी समय में ये दिया गया था, जय जवान, क्योंकि भारत की जो सीमा है वहां पर जवान लड़ रहे थे, और देश के अंदर कौन लड़ रहा था, किसान। इसलिए उन्होंने इस तरह का नारा दिया कि जय जवान जय किसान, ठीक है। तो बाद में इन्होंने ये शिपमेंट रिलीज तो कर दिया, लेकिन वो समय था जब उन्होंने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने
सोच लिया था कि अब भारत को अनाज के क्षेत्र में आगे बढ़ाना होगा, आत्मनिर्भर बनाना होगा। उस समय अगर मैं बात करूं 1947 की, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय भारत की आबादी 30 से 35 करोड़ के बीच में थी और लगभग 75% जो जनता थी वो किसान थी। बावजूद इसके वहाँ वो अनाज उतना नहीं उगा पाते थे, नहीं इतना उत्पादन कर पाते थे कि पूरे भारतवासियों का पेट भर पाए। इसलिए वो 10 मिलियन टन अनाज बाहर से खरीदते थे, अमेरिका से खरीदते थे। उस समय जब इस तरह के रिसर्च चल रहे थे हरित क्रांति को क्षेत्र में लेकर, तो MS स्वामीनाथन जब सामने आए तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम जो थे उनसे उन्होंने बात की और उस समय लाल बहादुर शास्त्री और चिदम्बरम सुब्रमण्यम जी की सहायता से इस क्षेत्र में विशेष कार्य किया गया। और जब इस तरह की चीजें आगे बढ़ी, उन्होंने देखा कि ये आगे बढ़ी तो किसानों का जीवन बदल गया। अब जीवन कैसे बदला, ये मैंने आपको पीछे का इतिहास उसके बता दिया कि क्या कारण थे, किस लिए हरित क्रांति आई। कई बार क्या होता है, चुनौतियों में भी अवसर होते हैं। हमें कोई चैलेंज मिल जाता है तो हमें एक अवसर भी मिलता है, तो कभी चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए। उस समय की स्थिति सोच के देखिए कि जब संसाधन भी नहीं थे, सिंचाई के संसाधन नहीं थे, इतना विद्युतीकरण नहीं था, तब स्थिति कितनी खराब थी। और आज तो कृपा है कि मतलब तकनीक बहुत है और लोग शिक्षित हैं। उस समय शिक्षा नहीं थी, तो बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए इस क्षेत्र में उस समय की तुलना में आज हम बहुत हद तक आत्मनिर्भर हैं। पहले हम आयात करते थे, अभी हम अनाज को निर्यात करते हैं। ठीक है, हमने कोरोना जैसा टाइम देखा जिसमें सरकार ने इतनी व्यवस्था की हुई थी कि कोई भी नागरिक को अनाज संबंधी समस्या ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि हरित क्रांति थी क्या और उसके पीछे कारण क्या थे, कि क्यों हरित क्रांति को लाया गया। ठीक, कौन कौन से लोग उसमें शामिल थे, तो वो भी मैंने आपको समझाया। अब देखिए एक चीज इसमें और है। अब हरित क्रांति आ गई भारत में, ठीक है। MS स्वामीनाथन और लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके निधन के बाद इंदिरा गांधी जी और चिदम्बरम सुब्रमण्यम जी के लगातार प्रयासों के कारण क्या हुआ, किसानों ने जब हरित क्रांति के बाद जो ये उन्नत बीजों का प्रयोग किया, ठीक है, उन्नत बीजों का प्रयोग करने से क्या हो गया, उनको जो उत्पादन समय है वो कम हो गया, तो दोहरी फसल उगाने लगे। वो दोहरी फसल का यहाँ मतलब है कि एक साल में 2 बार या 3 बार एक खेती, एक बार 2 बार या 3 बार की जाने लगी। 4 महीने का समय अगर लग जाए मान लीजिए किसी फसल को तैयार होने में, तो एक साल में 3 बार वो चीजें उगाई जा सकती हैं, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है, उत्पादन बढ़ जाएगा। तो उन्नत बीजों के प्रयोग से दोहरी फसल उगाई जाने लगी। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, तरह तरह के फर्टिलाइजर बनाए जाने लगे, है ना। फर्टिलाइजर उर्वरता को, मतलब जो मिट्टी की उर्वरता है उसको बढ़ाने के लिए, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मिट्टी में क्या डाले जाने लगे, फर्टिलाइजर का, मिट्टी में फर्टिलाइजर का उपयोग किए जाने लगा, फर्टिलाइजर्स, है ना, फर्टिलाइजर्स बनाए जाने लगे। ठीक, एक ये हो गया। दूसरा और क्या हुआ, उसके बाद पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जाने लगा। पेस्टिसाइड्स यानी अगर फसल खराब हो रही है तो कीटनाशक का भी प्रयोग किया जाने लगा। ठीक भाई, अगर ज्यादा उत्पादन होगा तो ये सारी चीजों का प्रयोग करना पड़ेगा ना। तो इन सब क्षेत्रों में काम हुआ। जब हरित क्रांति आई तो किस किस क्षेत्र में काम हुआ, दोहरी फसल उगने लगी, है ना, मिट्टी में फर्टिलाइजर डाले जाने लगे जिसके कारण उसकी उर्वरता और बढ़ गई, पेस्टिसाइड्स का उपयोग होने लगा। साथ साथ सिंचाई के साधन बढ़ा दिए गए, है ना, सिंचाई, है ना, सिंचाई के साधन बढ़ गए, है ना। ट्यूबवेल है या बोरवेल, जो बोरिंग किए जाने लगे, उनको बढ़ाया जाने लगा। ठीक, विद्युतीकरण किया गया। पूरे जो क्षेत्र थे, जो कृषि क्षेत्र थे, वहां पर विद्युतीकरण किया गया। ठीक, जिससे कि एक स्विच ऑन करते ही पूरे खेतों में पानी को डाला जा सके। अब वो क्या है, मानसून के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं थे। अभी क्या है, विद्युतीकरण कर दिया गया, सिंचाई के संसाधनों को बढ़ा दिया गया। तो उससे क्या हुआ कि पूरी जगह एक खुशी की लहर दौड़ गई। आप समझिए कि पूरी तरह से अब जो कृषि वर्ग था वो मानसून पर डिपेंडेंट नहीं था। ठीक, विद्युतीकरण हो गया। इसके बाद और एक काम और हुआ कि अब जो मशीनीकरण भी किया गया, है ना,
कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण भी हुआ। मशीनीकरण मतलब यानी कि अब सिर्फ हल और बैलों का ही साधन नहीं था, अब क्या है, ट्रैक्टर आ गए, क्रेशर आ गए, इस तरह की चीजें आ गई, जिससे ट्यूबवेल्स आ गए। मतलब उन मशीनीकरण से क्या हुआ, काम को फास्ट किया जाने लगा। इसके साथ साथ ये कुछ मेजर मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद कुछ और भी काम किया गया। जो गांव के क्षेत्र थे, ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र थे, उनमें सड़क निर्माण होने लगा, यानी उनकी कनेक्टिविटी बढ़ा दी गई, है ना। कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह आयात निर्यात का काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनमें उनको क्या किया गया, उनका विस्तार किया गया, उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाई गई, है ना, उनका विस्तार किया गया। विस्तार का मतलब यहाँ यही है कि उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाई जाने लगी, उनको शहरों से जोड़े जाने लगा। एक इसमें एमएसपी भी तभी आया। एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, कि तय कर दिया गया कि ये उसी समय हरित क्रांति के समय ही आया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से किसानों को आसानी हुई, कम से कम हमें इतना उसका मूल्य तो मिलेगा ही मिलेगा, ये निश्चित कर दिया गया। साथ साथ और क्या किया गया, और क्या गया, किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड भी शुरू किए गए। अगर ये सारी चीजें चाहिए, मान लीजिए फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, या उन्नत बीज खरीदने हैं किसान को, या ये सारी चीजें उसे अपने खेत के लिए चाहिए, तो उसको क्या चाहिए था, पैसा। उस पैसे को सरकार कैसे देती थी, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू। क्रेडिट कार्ड का शुरू किया उन्होंने कि इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो पैसा ले सकती है, ठीक। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो उस हरित क्रांति के बाद सामने आई हमारे पास, ठीक है। और इसने किसानों का जीवन में एक नई खुशहाली ला दी, ठीक है। इसके साथ साथ क्या हुआ कि किसानों को प्रशिक्षण दिया जाने लगा, क्योंकि उनको पता होना चाहिए था कि कितना पेस्टिसाइड डालना है, कितना फर्टिलाइजर चाहिए, तो किसानों को प्रशिक्षण मिलने लगा, है ना, किसानों को प्रशिक्षित भी किया जाने लगा। साथ साथ भारत में कृषि अनुसंधान केंद्र बनाए जाने लगे, है ना, कि अब भारत में ही ये सारे अनुसंधान किए जाएंगे, उसके लिए बाहर जाकर लोगों को अनुसंधान करने की, रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। तो कृषि अनुसंधान जो प्रोग्राम थे वो यहीं पे शुरू किए जाने लगे, और ऐसे विश्वविद्यालयों का निर्माण किया गया जहां पर व्यक्ति अनुसंधान कर सकता था, रिसर्च कर सकता था। तो ये सारी चीजें थी जो हरित क्रांति के समय हमारे सामने दिखाई देती हैं। मैंने मुख्य रूप से जो जो थे वो सब आपको बता दिए हैं। बाकी एक बार आप लोग किताब जरूर, जब भी मैं कहती हूँ किताब जरूर पढ़िए। कोई भी आप टॉपिक किसी भी उसका टीचर का देख रहे हैं तो आप एक बार किताब जरूर कनेक्ट करिए, कि किताब से आप जब कर पाएंगे, पढ़ेंगे, तो इन चीजों को आप कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीजें देखिए, ये तो सकारात्मक सारे थे, है ना। हर चीज का एक नकारात्मक जो प्रभाव है वो भी पड़ता है। हालांकि सकारात्मक ज्यादा थे, क्योंकि उस समय भारत को जो अनाज की दुविधा थी उससे बाहर निकालना था, जो अनाज की समस्या थी उसको बाहर निकालना था, जिसमें हरित क्रांति ने अविश्वसनीय योगदान दिया, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। नकारात्मकता की अगर बात करें, वहीं इसमें क्या हुआ, देखिए, एक तो क्या हुआ कि मैंने जैसे बताया कि गेहूं, चावल, जौ, मक्का, ज्वार, इन सभी को के क्षेत्र में ये काम किया जाना था, लेकिन मुख्य रूप से गेहूं को इसका जो फायदा मिला, मुख्य रूप से गेहूं की फसल को मिला, और आंशिक रूप से चावल को, है ना, चावल को भी कम मिला, लेकिन मुख्य रूप से गेहूं को मिला, ठीक है। बाकी मक्का, ज्वार और बाजरा वगैरह नहीं थे, ठीक है, उनको बहुत कम। दूसरी बात, क्षेत्रीय जो असमानता आ गई। क्षेत्रीय असमानता थोड़ा समझते हैं। क्षेत्रीय असमानता क्या थी, क्षेत्रीय असमानता क्या, जैसे इन क्षेत्रों में जैसे है पंजाब, ठीक, और तमिलनाडु, इसके बाद अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, ठीक, इन क्षेत्रों को ये जो थे, या उत्तर पूर्वी जो हमारा उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा इलाका है, उत्तर प्रदेश, उसका भी पूर्वी एरिया, बस, तो इन क्षेत्रों को तो फायदा मिला,
लेकिन जो बाकी अन्य क्षेत्र थे वो इससे कट गए, उनको इसका फायदा नहीं मिला। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो क्षेत्रीय असमानता यानी यहाँ पर तो इन इन चीजों का इस्तेमाल होने लगा और जगह नहीं हुआ। साथ साथ देखिए क्या हुआ, पेस्टिसाइड और जो फर्टिलाइजर का उपयोग किया जा रहा था उसकी वजह से थोड़ा सा सेहत को लेकर दिक्कत हुई, यानी कि अस्वस्थता का माहौल बन गया, सेहत प्रभावित हुई। ठीक है, अभी भी हम लोग कहते हैं ना कि क्या चीज, ये पेस्टिसाइड मुक्त खाना हमें खाना है, युक्त खाना नहीं खाना है। ठीक है, तो सेहत प्रभावित होने लगी। ठीक, तो ये कुछ ऐसे नकारात्मक पहलू हैं जो सामने आने चाहिए थे, वो मैंने आपको बताए कि सेहत प्रभावित होने लगेगी। सेहत क्यों प्रभावित होने लगी? पेस्टिसाइड्स और ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर के उपयोग से। ठीक है, इसके बाद कि इसमें कुछ किसानों को तो बहुत फायदा मिला, यानी कि जो प्रशिक्षित थे यानी जो कुछ शिक्षित थे उनको तो बहुत फायदा हुआ, लेकिन कुछ जो अशिक्षित थे उन किसानों को इनका फायदा नहीं मिला। वो क्या हो गए, वो जो बड़े जमींदार थे उनसे कर्जदार हो गए, उनके, है ना, वो कर्जदार बन गए। वो कैसे? क्योंकि वो अशिक्षित हैं, उनके पास शिक्षा का ज्यादा साधन नहीं, उनको ज्यादा चीजें पता नहीं थी। तो जब पैसा उन्हें चाहिए होता था तो वो बैंक न जाकर इन जमींदारों के पास जाते और पैसा लेते, और उनके वो चक्रव्यूह में फंस गए, और इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें उनको झेलनी पड़ी। ठीक है, तो एक ये रीजन भी एक सामने आता है। इस तरह से छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन छोटी हैं या बड़ी हैं, आपके सामने दोनों पहलू आने चाहिए। तो सकारात्मकता तो बहुत ज्यादा थी, नकारात्मक उसके तुलना में कम था। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन लोग थे इसमें शामिल, क्या कारण थे जिसके कारण ये हरित क्रांति हुई, और उन रीजन से कैसे पूरे देश का जो एक किसान वर्ग था वो किस तरह से, वो पूरी तरह से खुश हो गया, पूरी तरह से उसका जीवन ऊपर हो गया, अब वो खुशहाल जीवन जीने लगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, साथ में किताब को भी कंसल्ट करें। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।